नमस्कार दोस्तों, द लीशियम प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, द लीशियम प्लेटफॉर्म पर आपको यूजीसी नेट सोशियोलॉजी की तैयारी कराई जा रही है और इसके साथ आपको यूपीएससी में पॉलिटिकल साइंस आपको डॉक्टर फयाज हुसैन पढ़ा रहे हैं। यूजीसी नेट सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है उसको कवर करवाने के लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है और उसको टॉपिक वाइज हम चल रहे हैं और वो टारगेट बैच के नाम से मैंने तैयार की है उस प्लेलिस्ट को। और इस प्लेलिस्ट में मैं अभी आपको 26 थिंकर्स पूरे कंप्लीट करा चुका हूँ, जितने भी हमारे थिंकर्स दिए गए हैं। यानी यूनिट फर्स्ट आपकी पूरी हो चुकी है और अब इस यूनिट फर्स्ट के बाद हमने यूनिट सेकंड को ना स्टार्ट करके हमने यूनिट थर्ड को स्टार्ट किया था, क्योंकि यूनिट थर्ड से भी काफ़ी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। यूनिट सेकंड से भी बनते हैं, लेकिन हम थर्ड के बाद सेकंड को तैयार करें। तो यूनिट जो थर्ड है, बेसिक कंसेप्ट हमने इसमें मतलब स्टार्ट किया था। और इसके पहले मैं आपको इसमें नेटवर्क थ्योरी बता चुका हूं कि क्या है नेटवर्क सिद्धांत, क्या है जाल सिद्धांत, क्या है समाजशास्त्री दृष्टिकोण से हम जाल सिद्धांत को कैसे देखते हैं, और डायस्पोरा का कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपको याद हो तो इसी चैनल पर हमने पावर एंड अथॉरिटी के बारे में भी आपको बता दिया है। मेरा कहने का मतलब है कि मैं यहाँ पर आपको 3 टॉपिक तैयार करवा चुका हूँ। एक तो मैंने नेटवर्क थ्योरी आपको बताई है कि नेटवर्क क्या है, दूसरा मैंने आपको डायस्पोरा के बारे में बताया, और पावर एंड अथॉरिटी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। आज हम एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं और उसको समझने का प्रयास करेंगे, वैल्यू, नॉर्म्स एंड रूल्स। तो आप देखेंगे कि जो ये 3 शब्द हैं, इनको हमें अवधारणात्मक स्तर पर तो समझना ही है कि कॉन्सेप्चुअल लेवल पर इनका क्या अवधारणा क्या है, इनकी परिभाषा क्या है, इनमें अंतर क्या है वैल्यूज, नॉर्म्स एंड रूल्स में। लेकिन इनके कुछ फैक्ट फिगर भी होते हैं जो ऑब्जेक्टिव जब परीक्षाएं होती हैं तो कभी कभार उनसे पूछते कि किस थिंकर्स ने इनको कितने भाग में बांटा है, कौन सा थिंकर्स किस बुक्स में नॉर्म्स की बात करता है, रूल्स की बात करता है, ये या नॉर्म्स, रूल्स, वैल्यूज के क्या विशेषताएं हैं, ये सोसाइटी को किस हिसाब से प्रभावित करती हैं और सोसाइटी इनको किस हिसाब से प्रभावित। तो इन सबको आज हम देखने का प्रयास करेंगे कि वैल्यूज सिस्टम क्या है, नॉर्म्स एंड रूल सिस्टम क्या होते हैं सब। तो हम अपनी पीपीटी की तरफ चलते हैं कि कैसा क्या हमें पढ़ना है इसमें। तो आप देखिए कि जो हमारे सिलेबस में दिया गया है वैल्यूज, नॉर्म्स एंड रूल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो नॉर्म्स होते हैं, नॉर्म्स को हिंदी में मानदंड भी कहा जाता है और प्रतिमान भी कहा जाता है। इन्हें मानदंड भी कहा जाता है नॉर्म्स को, और प्रतिमान भी कहा जाता है। हम इसको एक छोटी सी कहानी के साथ स्टार्ट करते हैं, तीनों शब्दों को उसमें जोड़ने की। व्यक्ति की बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, एक व्यक्ति की इंडिविजुअल बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, और इन सारी आवश्यकताओं को एक व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता है। जब एक व्यक्ति इन सारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता तो उसने इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज में कुछ संबंध स्थापित करे। समाज में जो संबंध स्थापित हुए तो इन संबंधों को करने की कुछ नियम, पद्धति, कानून भी तो होते हैं। तो जो समाज में स्वीकृत नियम पद्धतियां हैं, जो कार्य करने के जो स्वीकृत तौर तरीके हैं, उन्हीं तौर तरीकों को हम मानदंड कहते हैं या प्रतिमान कहते हैं। यानी हमारे व्यवहार के ऐसे तौर तरीके जो समाज द्वारा स्वीकृत हों तथा समाज आपसे अपेक्षा करता हो कि आप विशिष्ट समय में इस प्रकार का व्यवहार करेंगे, आप विशिष्ट समय में इस प्रकार से अपने हाव भाव को व्यक्त करेंगे, तो वही मानदंड है। मानदंड जो होते हैं, जब मानदंडों में उच्चता का भाव निहित हो जाता है, जब मानदंड आदर्शात्मक हो जाते हैं, तो यही मानदंड हमारे लिए वैल्यू सिस्टम बन जाते हैं। ऐसे मानदंड जो क्या है कि समाज में जिन्हें उच्च परिस्थिति प्राप्त होती है या समाज में जो उच्च समझे जाते हैं, उच्च प्रतिमानों को ही हम मूल्य कहते हैं। और जब जो प्रतिमान होते हैं, इन प्रतिमानों को समाज में वैधता मिल जाती है, यानी राज्य की वैधता जब इनमें निहित हो जाती है तो यह कानून बन जाते हैं। तो अब हमें लगता है कि आपको 3 शब्द जो मोटा मोटी समझना चाहिए कि मानदंड क्या है, हमारे व्यवहार करने के तौर तरीके जो समाज
हर व्यक्ति से चाहता है कि आप विशिष्ट परिस्थिति में कैसा व्यवहार करेंगे, वो आपका मानदंड है। और जब इन्हीं कुछ ऐसे मानदंड होते हैं जो समाज में उच्च समझे जाते हैं, तो उच्च समझे जाने वाले मानदंड ही मूल्य कहलाते हैं। और जब इन्हीं प्रतिमानों में किसी देश की या उस राज्य की जो वैधता प्राप्त हो जाती है जब उन्हें, तो वही कानून बन जाते हैं। खैर, ये तो मैंने एक आपको ऐसे ही समझाने का प्रयास किया था। अब हम देखते हैं कि मानदंड समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से इन्हें कैसे समझा जाता है और इनकी परिभाषाएं क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है और किस थिंकर्स ने इनके बारे में क्या कहा। मानदंड व्यवहार की ऐसी साझा अपेक्षाएं हैं या प्रत्याशाओं को मानदंड कहते हैं, जिन्हें सांस्कृतिक दृष्टि से एक समाज विशेष में वांछनीय या उपयुक्त माना जाता है। अब समझने का एक बार फिर से प्रयास कीजिए कि नॉर्म्स व्यवहार के ऐसी अपेक्षाएं, यानी आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप ऐसा करें, या प्रत्याशा आपसे उम्मीद की जाती है कि आप ऐसा व्यवहार करेंगे। ऐसे व्यवहार की ऐसी साझा अपेक्षा या प्रत्याशा है जिन्हें सांस्कृतिक दृष्टि से वांछनीय और उपयुक्त माना जाता है। कहाँ? समाज में। तो हमें यहाँ पे समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि मानदंड जो होते हैं वो समाज के ऐसे व्यवहार करने के तौर तरीके हैं, ऐसी पद्धतियां हैं कि समाज हर व्यक्ति से चाहता है कि आप निम्न तरीके से कार्य करें। फिर इसमें आगे लिखा है कि दैनिक जीवन की अनेकानेक एवं विशिष्ट परिस्थितियों में एक व्यक्ति को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, इस प्रकार के प्रश्नों के समानुमोदित उत्तर ही मानदंड है। यानी आप एक समय विशेष में, एक स्थिति विशेष में किस प्रकार का व्यवहार करेंगे, किस प्रकार से अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, वही क्या कहलाते हैं? आपके मानदंड कहलाते हैं, प्रतिमान कहलाते हैं, नॉर्म्स कहलाते हैं। मानदंड इस बात की व्याख्या करते हैं कि एक व्यक्ति के लिए एक स्थिति विशेष में क्या वांछनीय है। यानी जो नॉर्म्स हैं, नॉर्म्स एक व्यक्ति को बताते हैं कि आपको विशेष परिस्थिति में कैसा व्यवहार करना चाहिए। मानदंडों के कुछ इसके मिलते जुलते अर्थों में कुछ और लोगों का मतलब है कुछ अन्य विद्वानों ने किसी समाज के सदस्यों का किसी विषय के बारे में अपेक्षा का अधिकार ही मानदंड है। अब इसको थोड़ा सा, अब कई बार ये क्वेश्चन ऐसा डायरेक्ट लाइन बना देते हैं कि अपेक्षा का व्यवहार क्या कहलाता है, अपेक्षा के अधिकार को मानदंड कहते हैं। तो इसको समझने का प्रयास करो कि किसी समाज के सदस्यों का किसी विषय के बारे में अपेक्षा के अधिकार को मानदंड कहते हैं। अभी आपको थोड़ा सा समझने में परेशानी हो रही होगी, लेकिन जब आप नीचे दिया गया उदाहरण को समझोगे तो ऊपर वाली लाइन, ये यानी अपेक्षा, यानी आपसे उम्मीद की जाती है ऐसे अधिकारों की, और तो उन्हीं अधिकारों को हम क्या कहते हैं? मानदंड कहते हैं। इसमें साधारण सी बात है कि समाज में जो है कि इस अर्थ में व्यक्तियों से अपेक्षा का अधिकार हो, इस अर्थ में व्यक्तियों से इस अपेक्षा का अधिकार नहीं होता कि अधिकांश विवाह एक निश्चित आयु पर ही हो। मतलब मान के चलो हमारे यहाँ विवाह की आयु अभी 21 साल कर दी गई है, 18 से बढ़ाकर। तो सभी से उपेक्षा की जाती है कि 21 वर्ष में विवाह हो, ठीक है, लेकिन कोई लोग 21 में करते हैं, कोई 26 में करते हैं, कोई 35 में करते हैं और कोई 40 प्लस हो जाते हैं तब भी करते हैं विवाह। तो सबसे उपेक्षा की जाती है कि आप निश्चित आयु के बाद विवाह करेंगे, लेकिन कितनी आयु पर करेंगे ये नहीं, लेकिन इतना एक बाउंड्री लाइन बना दिया। किंतु उन्हें अपनी इस अपेक्षा का अधिकार अवश्य होता है कि एक निश्चित आयु के बाद जब वे विवाह करें तो अपने माता पिता की अनुमति अवश्य हो। यानी वो जब विवाह करें तो उनमें माता पिता की अनुमति आवश्यक हो जाती है। किस उम्र में कर रहे, ये भी एक मानदंड है, समाज का मानदंड है, लेकिन वो ऊपर नीचे हो सकता है, कितने, कोई 26 में कर सकता है, कोई, लेकिन ये अपेक्षा समाज सबसे करता है कि जब वो विवाह करेंगे तो उनकी माता पिता की अनुमति आवश्यक है। तो हमें लगता है आपको ये वाली जो ऊपर लिखी है लाइन कि किसी समाज के सदस्यों का किसी विषय के बारे में अपेक्षा के अधिकार को मानदंड कहा जाता है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ से कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कुछ विशेषताएं हैं नॉर्म्स की, वो यहाँ पर हम देखते हैं
कि मानदंड मानव व्यवहार को नियमित और निर्देशित करते हैं। व्यक्ति को किसी समाज विशेष में किसी कार्य को संपादित करने के लिए एक निश्चित मार्ग अनुसरण करने के लिए बाध्य करते हैं। ये नॉर्म्स की विशेषताएं हैं। और जो जन रीतियां हैं, फॉकवेज हैं, जो प्रथाएं हैं, ट्रेडिशन है, रूढ़ियां, मोर है, यानी परिपाटीज है, और फोक कल्चर है, और लॉ है, ये सारे सभी कुछ क्या है, ये आपके किंग्सले डेविस कहते हैं कि ये सभी आपके क्या है, ये नॉर्म्स हैं। एक प्रकार के जो हमारी जन रीतियां हैं, जो हमारी प्रथाएं हैं, जो रूढ़ियां हैं, जो परिपाटियां हैं, लोकाचार है और कानून है, वो सब मिलकर नॉर्म्स कहलाते हैं। आजकल नॉर्म शब्द का प्रयोग मौलिक अवधारणा के रूप में किया जाता है, तो ये तो हम मौलिक अवधारणा में पढ़ ही रहे हैं। मौलिक अवधारणा जो हमारा है बेसिक कंसेप्ट, उसमें ही तो पढ़ रहे हैं। फिर वो कहते हैं किसी क्रिया अथवा व्यवहार में नॉर्म या नॉर्मेटिव कहने का साधारण अर्थ यही है कि अमुक व्यवहार या क्रिया समुदाय की प्रत्याशाओं के अनुरूप हो। यानी इसका मतलब सीधा सा है, कई बार यहाँ पर मैं इन 4 लाइनों में आपसे कह चुका हूं कि समाज चाहता है कि एक व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार करे। जब आप किसी अपने बड़े से मिलो, अपने सीनियर से मिलो, बुजुर्ग व्यक्ति से मिलो, टीचर से मिलो, तो आप उनको अभिवादन करेंगे, आप उनको नमस्ते करेंगे, उनके चरण स्पर्श करेंगे। यही आपके क्या है, यही आपके प्रतिमान है, यही आपके व्यवहार करने का तरीका है। मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूं, हमें अपेक्षा है कि जब हम आपसे कभी ऑफलाइन मिलेंगे तो आप हमें चाय पिलाओ या ना पिलाओ, लेकिन नमस्ते जरूर करोगे। तो ये क्या है, ये प्रतिमान है कि जब भी टीचर अपने स्टूडेंट से मिलता है या अपने मित्रों से मिलता है तो हाथ मिलाता है। ये अपेक्षा है, ये मानदंड है, ये व्यवहार का तौर तरीका है दिन प्रतिदिन। और जब कोई टीचर अपने स्टूडेंट से मिलता है, अपने जूनियर से मिलता है, तो अपेक्षा की जाती है कि वो उन्हें नमस्ते करेंगे और उनके हालचाल पूछेंगे। तो यही सब मिलकर क्या बनते हैं, एक प्रकार के नॉर्म्स बनते हैं। प्रत्येक नॉर्म्स के साथ या प्रत्येक प्रतिमान के साथ, मानदंड के साथ कुछ पुरस्कार और दंड, यानी जिन्हें हम सैंक्शन कहते हैं, इत्यादि जुड़े होते हैं। तो इसको आप देख लीजिए। आगे वो लिखते हैं कि नॉर्म्स नियमों और अधिनियमों से मिलते जुलते हैं। जो मानदंड है वो नियम यानी लॉ, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, और अधिनियम यानी रेगुलेशन से मिलते जुलते हैं, क्योंकि ये भी निर्देशात्मक होते हैं। मानदंड भी बताते हैं हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और हमारे नियम भी बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे संविधान का आर्टिकल 17 है, वो बताता है कि हमें छुआछूत का अंत करना है, हमें छुआछूत को नहीं मानना चाहिए। जबकि मानदंड बताता है कि जब हमसे कोई बड़ा मिले तो हमें उनको क्या करना चाहिए, हमें नमस्ते करना चाहिए, हमें सलाम करना चाहिए, हमें चरण स्पर्श करना चाहिए, उनके हालचाल पूछना चाहिए, चाय पानी के लिए पूछना। तो नॉर्म्स भी हमें क्या है, निर्देश दे रहे हैं, और नियम अधिनियम भी हमें निर्देश दे रहे हैं। तो इन दोनों की प्रकृति तो सेम है, लेकिन नियमों में वैधानिक स्थिति, जो नियम होते हैं उन्हें नियमों की तरह इन्हें वैधानिक स्थिति प्राप्त नहीं होती। किसे, नॉर्म्स को। नॉर्म्स तो समाज में स्वीकृत है, सबने आप मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो ठीक है। समाज थोड़ी देर के लिए आपकी उपेक्षा कर सकता है, आपको बुरा लग सकता है, लेकिन इसमें दंड का प्रावधान नहीं होता है, राज्य की शक्ति निहित नहीं होती। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्म्स क्या है। ये नॉर्म्स पे, इस पे और भी फैक्ट है कि जो यहाँ पर किंग्सले एवं डेविस यहाँ पर बताते हैं कि ये जो व्यवहारिक, जो वास्तविक व्यवहार क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए में अंतर मानदंडों के हिसाब से होता है। यानी मानदंड हमें बताते हैं, यानी एक आदर्शात्मक मानदंड होते हैं और एक वास्तविक मानदंड होते हैं। जो आदर्शात्मक मानदंड होते हैं वो बताते हैं कि समाज में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, और जो एप्लीकेबल पार्ट होता है, जो बिल्कुल प्रयोगात्मक पार्ट होता है, यथार्थात्मक जो मानदंड होते हैं, वो बताते हैं कि समाज में क्या हो रहा है। स्थिति तो यह है कि हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, ये हमारा मानदंड है। जब भी हमें महिलाएं मिले तो हमें, अगर वो खड़ी हैं तो हम कहें कि आप बैठ जाइए, एक उनके प्रति आदर्शात्मक नजरिया होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो बगल से अगर बाइक आप निकाल दोगे और वो निकाल लेंगे तो आप फफ्तियां कसते हुए या कमेंट करते हुए आगे निकल जाओगे। तो मानदंड कह रहा है कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, लेकिन उन्हीं मानदंडों को समाज में किस हिसाब से किया जा रहा है, तो ये दोनों चीजें
में अंतर है, और इस प्रकार का अंतर किंग्सले एवं डेविस बताते हैं। वो बताते हैं कि मानदंड जो समाज में जो व्यवस्था है, अगर आप समाज को सुचारू रूप से चलाना चाहते हो तो समाज में प्रचलित मानदंडों के प्रति क्या है कि लोगों का विश्वास होना चाहिए, और अगर समाज में प्रतिमान के हिसाब से समाज चल रहा है तो ऐसा समाज में विचलन नहीं होगा, ऐसा समाज समरूप, ऐसा समाज क्या होगा, एक व्यवस्थित समाज होगा और यहाँ पर विचलन की संभावना नहीं होगी। यदि इन्हीं मानदंडों में, इन्हीं प्रतिमानों में, इन्हीं नॉर्म्स में अगर समाज में भ्रम की स्थिति है, लोग इनको नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे समाज में क्या होता है, विचलन की स्थिति आती है और समाज विघटित हो जाता है। तो आप यहाँ से हमें लगता है अब मानदंडों के बारे में समझ गए होंगे, और यहाँ पर ये थोड़ा सा फंक्शनल वाला मैंने पॉइंट डाला है कि कैसे जो फंक्शनलिस्ट थिंकर्स हैं वो कैसे मानदंडों की और भूमिकाओं की बात करते हैं। ये जो व्हाट आर नॉर्म्स, ये किताब आप याद कर लेना, कैसियो की है, और इस पर IMP डालो, ये कभी भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इसके बाद हम चलते हैं कानून की बात करते हैं कि कानून क्या है। अभी हम आपको प्रतिमान पढ़ा के आए, नॉर्म्स पढ़ा के आए, और अब हम कानून पढ़ेंगे। सामाजिक प्रतिमानों में कानून सर्वाधिक शक्तिशाली औपचारिक स्वरूप है। देखिए साहब, जो हमने नॉर्म्स आपको बताया था, नॉर्म्स में राज्य की वैधता प्राप्त नहीं है, नॉर्म्स को राज्य की शक्ति इसमें निहित नहीं है। नॉर्म्स समाज में स्वीकृत व्यवहार के तरीके हैं कि हमें कैसे करना चाहिए। राज्य नहीं बताता है कि आपको बड़ा मिले तो आदर करना चाहिए, राज्य ऐसी उपेक्षा, राज्य तो कानून बना देगा कि आपको बड़ा मिले तो आपको फिर पैर छूना ही पड़ेगा, और नहीं छूगे तो दंड की व्यवस्था दे दी जाएगी। तो यही अंतर है कि कानूनों में राज्य की शक्ति प्राप्त होती है और इनके स्वरूप औपचारिक होते हैं। मान के चलो एक IAS ऑफिसर है, IAS ऑफिसर की उम्र 21 साल है, 22 साल है, और उनके अधीनस्थ की उम्र रिटायरमेंट के करीब है, 56 साल के हैं। तो जब IAS आएगा तो वो अधीनस्थ खड़े हो जाएंगे, जबकि प्रतिमान बता रहे हैं कि हमें जब अपना बड़ा मिले, वो सीनियर भी हैं, वो रिटायरमेंट के, इनकी अभी नियुक्ति हुई है, तो वो सीनियर फिर वो वहां पर क्या, क्योंकि वहां पर औपचारिक व्यवस्था है, वो खड़े होंगे उनके आने पर। तो आपको अंतर समझ में आ रहा होगा कानून और प्रतिमान में क्या है। कानून वे नियम है जिनके पीछे राज्य की शक्ति निहित होती है, राज्य की शक्ति होती है। समनर कहते हैं, द फॉकबेज 1906 में लिखी कि कानून को संहिताबद्ध लोकाचार कहते हैं। यानी जो लोकाचार है, हमारे दिन प्रतिदिन के जो हमारे नियम कानून है, उनको अगर संहिताबद्ध कर दें, उनको अगर हम लिखित स्वरूप में ले लें तो वही कानून बन जाते हैं। मैकाइवर एवं पेज कहते हैं कि कानून नियमों का ऐसा समूह है जो राज्य के न्यायालयों द्वारा स्वीकृत होते हैं और जिसकी वे व्याख्या करते हैं तथा विशेष परिस्थितियों में उन्हें लागू किया जाता है। द सोसाइटी इनकी बहुत फेमस बुक है, तो आप वहां से देख सकते हैं कि मैकाइवर एवं पेज क्या कह रहे हैं। बीयर स्ट्रीट कानून के बारे में कहते हैं कि कानून केवल उन्हीं समाजों में होते हैं जिनका एक राजनीतिक संगठन होता है। कानून व्यवस्थापिका द्वारा स्पष्ट रूप से बनाए जाते हैं, यानी संसद द्वारा स्पष्ट रूप से बनाए जाते हैं, और राजनीतिक अधिकारों द्वारा विधेयकों के रूप में घोषित किए जाते हैं। तो इसमें आपको बहुत कुछ समझाने वाली बात नहीं है, 2-3 थिंकर्स के मैंने यहाँ नाम लिखे हैं, आप इनको देख सकते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि कानून समाज में मान्यता प्राप्त औपचारिक नियम है जो लिखित और स्पष्ट होते हैं, जिनका उल्लंघन करने पर औपचारिक अभिकरण यानी राज्य के द्वारा दंड दिया जाता है। यहाँ पर बात क्लियर हो गई, आपको प्रतिमान समझ में आ गया, आपको कानून समझ में आ गया। और अब हम कानून के और जो स्वरूप है कि प्रथागत कानून, ये परंपरागत या आदिम समाजों में पाए जाते हैं, वैधानिक कानून मॉडर्न सोसाइटी में पाए जाते हैं, और किंग्सले डेविस इसकी बात करते हैं ह्यूमन सोसाइटी में, किंग्सले डेविस की। और यहाँ पर फिर दुर्खीम जी 2 प्रकार के कानून बताते हैं, एक रेप्रेसिव लॉ है और एक रेस्टिट्यूटिव लॉ है। जो दमनकारी कानून है ये प्रीमेटिव यानी एंशिएंट सोसाइटी में पाया जाता था, और जो दमन प्रतिकारी कानून है या क्षतिपूरक कानून है ये मॉडर्न सोसाइटी में पाया जाता है। तो कानून भी 2 प्रकार के हो गए, प्रथागत कानून और वैधानिक कानून की बात किंग्सले डेविस करते हैं, दमनकारी कानून और प्रतिकारी कानून की बात इमाल दुर्खीम करते हैं। और यदि कानूनों के स्वरूप औपचारिकता लिए हुए हैं, यदि अधिक ऐसे नियम हैं जिनमें औपचारिकता समाहित है तो वो कानून कहलाते हैं, और जिनमें अनौपचारिकता है तो वो क्या कहलाते हैं, नॉर्म्स कहलाते हैं।
इनमें जन रीति आ जाती है, लोक नीति आ जाती है, रूढ़ी आ जाती है, प्रथा आ जाती है, परंपरा आ जाती है, रीति आ जाती है, इन सबको हम इसमें जोड़ देते हैं। तो हमें लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्म्स क्या है और लॉ क्या है। और अब हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर बात करना चाहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको समझना है कि सामाजिक मूल्य क्या है। जब मैं राधा कमल मुखर्जी को पढ़ा रहा था तो मैंने वहां सामाजिक मूल्य बताने की बात की थी। समाज शास्त्र में मूल्य एक प्रकार के मानदंड है। मूल्य क्या है? एक प्रकार के प्रतिमान है, पर साधारण मानदंड को हम मूल्य नहीं कहते। जो उच्च कोटि के मानदंड होते हैं, जॉनसन कह रहे हैं, वही मूल्य होते हैं। समाज शास्त्र में कुछ मानदंडों की व्यवस्था है समाज में, लेकिन यदि इन मानदंडों में कुछ ऐसे मानदंड हैं जो उच्च कोटि में है, जो उच्च कोटि के माने जाते हैं, उसे ही हम मूल्य कहते हैं। वे मानदंड जो समाज में एक आदर्श स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, मूल्य कहलाते हैं। IMP लगाइए, क्योंकि आपको इसको वे मानदंड जो समाज में एक आदर्श स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, मूल्य कहलाते हैं। आगे बात हो रही है कि मूल्य साहब है क्या। यहाँ पर थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं कि सामाजिक मूल्य में हमें ज्ञात होता है कि कौन सा आचरण समाज के लिए अधिक अपेक्षित है। मूल्य के साथ हमेशा यह भाव जुड़ा होता है कि समाज के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है। यानी मूल्य, सामाजिक मूल्य में हमें यह ज्ञात होता है कि कौन सा आचरण समाज के लिए ज्यादा अपेक्षित है, यानी समाज किसको ज्यादा, समाज के लिए कौन ज्यादा लाभकारी है, समाज के लिए प्रकारकारी है। मूल्य के साथ हमेशा यह भाव जुड़ा होता है कि समाज के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो जो मानदंड समाज के लिए सबसे अधिक वांछनीय है, सबसे अधिक जरूरी है, उन्हें हम मूल्य कहते हैं। और मूल्यों के हमने कुछ यहाँ पर उदाहरण लिखे हैं, जैसे उदारता एक प्रकार का मूल्य है, ईमानदारी एक प्रकार का मूल्य है, देशभक्ति एक प्रकार का मूल्य है, सत्यता, सत्य बोलना चाहिए मूल्य है, अहिंसा का पालन करना चाहिए मूल्य है, मानवता को अपनाना चाहिए मूल्य है, उपकार करना चाहिए मूल्य है, दानशीलता को अपनाना चाहिए मूल्य है। तो ये सारे क्या है? मूल्य है। अभी तक तो मैंने मूल्य क्या है बताया आपको, अब मूल्यों को हम अलग अलग थिंकर से जानने का प्रयास करेंगे। यहां पर एक डेफिनेशन और है मूल्य की, आप समझ लीजिए कि सामाजिक मूल्य वे मानक और धारणाएं हैं जिनके आधार पर हम किसी व्यक्ति के व्यवहार, वस्तु के गुण, किसी व्यक्ति के व्यवहार, वस्तु के गुण, लक्ष्य, साधन एवं भावनाओं आदि को उचित या अनुचित, अच्छा या बुरा ठहरा सकते हैं। कहने का मतलब है कि मूल्य एक प्रकार के पैमाने हैं जिसके आधार पर हम किसी वस्तु का मूल्यांकन करते हैं। इन मूल्यों को व्यक्ति सामाजिकरण के द्वारा सीखता है, अंतरीकृत करता है और इन्हीं के अनुसार आचरण करने की सोचता है। यानी मूल्य क्या है? समाज में एक प्रकार के पैमाने हैं जिनके आधार पर वह किसी वस्तु का मूल्यांकन करता है कि कौन सी वस्तु अच्छी है या कौन सी वस्तु बुरी है। और इन मूल्यों का व्यक्ति जब अंतरीकरण करता है तो वो सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा इनको आत्मसात करता है और इन्हीं मूल्यों के अनुसार वह अपने आचरण, विचार, हाव भाव, रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनके आधार पर अपनी क्रिया करता है। और ये मूल्यों को वो कैसे करता है? सामाजिकरण के द्वारा। फिर आगे राधा कमल मुखर्जी, चूंकि मूल्यों के बारे में तो इनके आगे लाजवाब विश्व स्तरीय इनका जो थॉट है वैल्यूज का, वो फेमस है। राधा कमल मुखर्जी की दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिसपे वो वैल्यूज की बात करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू, द हायरार्कीज ऑफ वैल्यू, यानी मूल्यों की संरचना और मूल्यों का संस्करण। राधा कमल मुखर्जी मूल्यों के बारे में क्या कहते हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं कि मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे इच्छाएं एवं लक्ष्य हैं जिनका अंतरीकरण सीखना या सामाजिकरण की प्रक्रिया से होता है, जो प्राकृतिक अधिमानताएं, मानक तथा अभिलाषाएं बन जाती हैं। देखो साहब, यहाँ पे कोई भी परिभाषा में कोई छोटे छोटे पॉइंट ढूंढने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि परिभाषाएं बहुत ही स्पष्ट होती हैं। कि जब हम राधा कमल मुखर्जी की बात करें कि हम इसमें कोई ट्रिक लगा के साहब याद कर रहे हैं परिभाषाओं को, वो ट्रिक वाली चीजें बहुत दीर्घकालिक नहीं होती। आप ट्रिक लगाओगे कल के दिन फैल जाए। तो मैं कहता हूं कि मान के चलो आप किसी लक्ष्य पर जा रहे हैं,
और आप एक मेन सड़क से जाएंगे और छोटी छोटी एक पुलियाओं के माध्यम, छोटी छोटी रास्ताओं के माध्यम से, तो छोटी छोटी रास्ताओं के माध्यम से जाएंगे तो समस्या ज़्यादा होगी। ट्रिक लगाएंगे, कुछ सोचेंगे, कुछ इसमें बिठाएंगे, कुछ उल्टा सीधा इसमें जोड़ने की कोशिश करेंगे, फिर डेफिनेशन को याद करेंगे। हाईएस्ट रिपीटेशन करो इस परिभाषा का, अधिक बार पढ़ो और सीधे रोड से चलो, आप अपने लक्ष्य को ज़्यादा प्राप्त कर लोगे और शार्पनेस दिमाग में ज़्यादा आएगी। अब इसमें क्या है कि मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं और लक्ष्य हैं। राधा कमल मुखर्जी कह रहे हैं, कहते हैं इनको जो व्यक्ति सीखता है वो सामाजिकरण के द्वारा सीखता है और यही मूल्य बाद में क्या प्राकृतिक अधिमान्यताएं, मानक और अभिलाषाएं बन जाती हैं। आगे जॉनसन ने मूल्य के बारे में बताया है कि मूल्य क्या है साहब। मूल्यों को एक धारणा या मानक के रूप में परिभाषित किया जाता है जो सांस्कृतिक होता है। ये केवल व्यक्तिगत और जिसके द्वारा वस्तुओं की एक तुलना की जाती है। मूल्यों के पैमाने मैं पहली बात कर चुका हूं और वे एक दूसरे के संदर्भ में स्वीकार और अस्वीकार की जाती हैं, वांछित अवांछित, अच्छी बुरी, उचित या कम उचित की बात की जाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं मूल्य सामाजिक पैमाने हैं जिसके आधार पर किसी वस्तु का मूल्यांकन किया जाता है। समाज और संस्कृति की भिन्नता के आधार पर भी मूल्यों में भिन्नता होती है। अब इसका यहाँ पर एक उदाहरण देखिए, बहुत अच्छा उदाहरण है कि भारत में यौन पवित्रता का मूल्य पाया जाता है। यौन पवित्रता का मूल्य भारत में पाया जाता है, इसलिए भारत में विवाह पूर्व और विवाह के पूर्व आप किसी के साथ यौन संबंध स्थापित नहीं कर सकते और विवाह के बाद भी किसी के साथ आप यौन संबंध स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि भारत में यौन पवित्रता का गुण है। जबकि हम वेस्टर्न समाज में जब जाते हैं तो वहां पर यौन पवित्रता, सेक्स के लिए इतनी सब चीजों की वो नहीं है, वहां पर इसको हाई वैल्यूज में नहीं रखा गया है। भाई जिसका जहां जो भी मन है आप अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं, लेकिन अपने यहाँ इसको पवित्रता से जोड़ दिया गया है और विवाह पूर्व भी इसको अपराध और अनैतिक माना जाता है और विवाह के बाद भी इसको अपराध और अनैतिक माना जाता है। जबकि दूसरे समाजों में, आदिम समाजों में विवाह पूर्व और विवाह के बाद यौन संबंधों में छूट होती है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कुछ मूल्यों की विशेषताओं के बारे में आपको बताने का प्रयास करें कि मूल्य सामाजिक मानक हैं या पैमाने हैं। सामाजिक मूल्य के बारे में सामूहिक एकमतता पाई जाती है। मूल्यों में गतिशीलता होती है, इनमें सामाजिक कल्याण और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये आवश्यक होते हैं और सामाजिक मूल्यों में भिन्नता भी पाई जाती है। अलग अलग समाज में अलग अलग प्रकार के सामाजिक मूल्य होते हैं। CMK ने 4 प्रकार के मूल्य बताए, सावयवी मूल्य, विशिष्ट मूल्य, सामाजिक मूल्य और सांस्कृतिक मूल्य। राधा कमल मुखर्जी एक साध्य मूल्य और एक साधन मूल्य की बात करते हैं। यहाँ से आपको देखना है और यदि समझ में नहीं आए, साध्य मूल्य जो है वो व्यक्ति के मन मस्तिष्क की संतुष्टि के लिए जरूरी होते हैं, जबकि साध्य मूल्य के दौरान क्या करता है वो साधन मूल्यों को प्राप्त करने की कोशिश करता है। इसको मन मस्तिष्क वाली बात को यहाँ पर समझ लो कि भारतीय शास्त्रों में पुरुषार्थ की बात की गई है कि मोक्ष जो है वो साध्य मूल्य है, हमें मोक्ष को प्राप्त करना है, लेकिन किन साधनों के द्वारा? धर्म, अर्थ, काम के द्वारा हम साध्य मूल्य को प्राप्त करेंगे। यानी जो हमारे साध्य मूल्य हैं ये व्यक्ति के जीवन के मस्तिष्क के विकास के लिए आवश्यक होते हैं, आत्मा की संतुष्टि के लिए आवश्यक होते हैं, जबकि साधन मूल्य क्या होते हैं? साध्य मूल्यों को प्राप्त करने, निर्वाह करने, विकसित करने में सहायक होते हैं। साध्य मूल्य विशिष्ट तथा अस्तित्व परक होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा। राधा कमल मुखर्जी मूल्यों का एक संस्करण भी प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं जो जैविक मूल्य है ये आपका सबसे लास्ट वाला मूल्य है और जो सामाजिक मूल्य है ये बीच वाला और जो आध्यात्मिक मूल्य है ये सबसे टॉप पर मूल्य होता है। यानी आध्यात्मिक मूल्य जो है ये सबसे उच्च कोटि का मूल्य है। जब हम हायरार्की सेट करते हैं तो स्पिरिचुअल वैल्यूज आती है, फिर सोशल वैल्यूज आती है और फिर बायोलॉजिकल वैल्यूज आती है। तो आज हमने आपको थोड़ा सा विस्तृत बताने का प्रयास किया है कि वैल्यूज क्या है, नॉर्म क्या है एंड लॉ क्या है। ऐसे तो दोस्तों जब हम मानदंडों की बात करते हैं तो हमें फोक भी पढ़ना चाहिए, मोर भी पढ़ना चाहिए, कस्टम भी पढ़ना चाहिए, इन सब चीज़ों को पढ़ना चाहिए, सैंक्शंस को भी पढ़ना चाहिए और एक लंबी लिस्ट बन जाती है। लेकिन हमने यहाँ पर केवल हमें सिलेबस के अनुसार चलना है तो हम उन्हीं चीज़ों को कवर कर रहे हैं जो हमारे
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और अब आपको स्पष्ट अंतर समझ में आ गया होगा कि मानदंड क्या है, कानून क्या है और मूल क्या है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। अब अगले टॉपिक के साथ हम आपसे कल या परसों फिर मिलेंगे। थैंक यू।